हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए बीपीएससी में जो सामान्य अध्ययन के लिए सिलेबस जारी किया गया है। आपको पता है कि पेपर 1 में जो है हिंदी और अंग्रेजी होगा। पेपर 2 जो है यह सामान्य अध्ययन का है। और बीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन टीचर वैकेंसी 2023 के लिए जारी किया है उसमें स्पष्ट शब्द में कहा है कि प्रश्न जो होंगे ये SCRT से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखिए SCRT और NCRT बुक से ये जो प्रश्न लिए गए हैं इनको हम कवर करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर यह 2 है। कल मैंने आपको सेट नंबर 1 को कवर कराया हुआ था। जिन लोगों ने सेट नंबर 1 को देखा होगा उनको आइडिया होगा कि प्रश्न जो हैं कितने बेहतरीन हैं, कितने स्टैंडर्ड लेवल के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स। पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। आप देख सकते हैं यह प्रश्न जो है हूबहू SCRT से उठाया गया प्रश्न है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। मानव शरीर में भोजन का पाचन जो है यह मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी कि कहाँ से, मुंह से प्रारंभ होता है भोजन का पाचन। क्लियर है, याद रखेंगे। अच्छा, मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी मुख से ही होता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मंड या कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है तो याद रखेंगे कहाँ से होता है, मुंह से होता है। क्लियर है। प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है तो प्रोटीन का पाचन जो है यह प्रारंभ होता है अमाशय में। ठीक है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। अच्छा, ध्यान देंगे। देखिए, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख के द्वारा होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है तो भोजन का अंतर्ग्रहण मुख के द्वारा होता है। क्लियर है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। क्लियर, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ें फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट करेंगे। यह सेशन जो है, यह सीरीज जो है कंटिन्यू मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। हूबहू SCRT और NCRT के प्रश्न इस वीडियो में मैंने शामिल किया हुआ है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालना क्या कहलाता है। तो देखिए, रेशम कीट का जो पालन है ये कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर क्या कहलाता है तो शहद के लिए मधुमक्खी पालन जो है ये एपीकल्चर कहलाता है। वर्मी कल्चर तो जो केचुआ का पालन होता है उसको वर्मी कल्चर कहा जाता है। और विटीकल्चर जो है ये अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, थोड़ा सा छोटा कर दो, हाँ चलिए अब ठीक है। रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष रेशम बोर्ड की स्थापना की गई। किस वर्ष रेशम बोर्ड की स्थापना की गई तो फ्रेंड्स 1949 में केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना की गई रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये NCRT और SCRT का प्रश्न है, तो जो भी डाटा मिलेगा ये NCRT और SCRT का ही मान्य होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 1949 राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, ध्यान देंगे 1943 में, यहाँ मैं लिखता हूँ 1943 में केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रक्षेत्र की स्थापना पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में की गई थी। 1943 में केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रक्षेत्र की स्थापना बहरामपुर पश्चिम बंगाल में किया गया। अच्छा, रेशम का सर्वप्रथम उत्पादन जो है कहाँ शुरू किया गया था, किस देश में शुरू किया गया था तो चाइना में किया गया था। इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। चौथा प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, और ध्यान रखना आपको यहाँ डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा गया है। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है सेल्सियस पैमाने पर ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर फ़ारेनहाइट पैमाने पर पूछा जाता तो फ़ारेनहाइट पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए, अकबरनामा की रचना किसने किया था। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक परीक्षा 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, चक्षु BPSC बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय अध्यापक प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती परीक्षा 2023।
यह कंप्लीट स्टडी गाइड है और यह पूरी तरह से आपका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उस पर आधारित है और पूरा सिलेबस इस स्टडी गाइड में कवर किया गया है। यहाँ पर नीचे आएंगे फ्रेंड्स तो आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं विषय सूची। और देखिए सबसे पहले यहाँ पर बिहार एक अवलोकन, यानी कि बिहार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को इस बुक में कवर किया गया है। समसामयिकी, और आपको पता है कि पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में भाषा है जिसमें कि हिंदी और अंग्रेजी है। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में जितना भी सिलेबस है पूरी तरह से इसमें कवर किया गया है। अनसीन पैसेजेस, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, यानी कि जितने भी अंग्रेजी के टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर कवर किया गया है। भाग 2 में देखिएगा हिंदी है, हिंदी का भी सारा का सारा टॉपिक यहाँ पर कवर किया गया है। और यहाँ पर देखिए पेपर 2 जो है फ्रेंड्स, पेपर 2 में सामान्य अध्ययन है, जनरल स्टडीज़ है, जिसमें कि मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, उसका भी यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है टॉपिक वाइज। यह बुक आपके लिए सफिशिएंट होगा और यह आपकी प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री है, इसमें इंडियन हिस्ट्री का यहाँ पर देखिए सारा टॉपिक कवर किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट का भी सारा टॉपिक इसमें कवर किया गया है जो सिलेबस में है। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, साथ ही साथ देखिए भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के भी सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। विज्ञान में देखिएगा प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, एलिमेंट्री फिजिक्स, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए प्रारंभिक जीव विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, एलिमेंट्री केमिस्ट्री और प्रारंभिक गणित यानी कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स जो हैं इसमें कवर किए गए हैं। देखिए जो गाइड मैंने आपको अभी बताया है, इस गाइड के साथ साथ आप चक्षु का, अंग्रेजी और हिंदी का स्टडी गाइड भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत करा था। अकबरनामा पूछा गया है। अकबरनामा की रचना जो है अबुल फजल ने किया है। अच्छा, एक है बाबरनामा। बाबरनामा ये बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने स्वयं इसको तुर्की भाषा में लिखा था। किस भाषा में? तुर्की भाषा में, जिसका बाद में फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खाना ने किया था। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? 1857 से प्रश्न जो है फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। और देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रश्न सिलेबस में दिया गया है कि पूछा जाएगा। और आज से मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ लूसेंट का जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको। आज मैं आपको गांधी युग वाला जितने भी प्रश्न हैं उनको कवर करवाऊँगा। तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। देखिए 1857 की क्रांति के समय अगर वायसराय पूछा जाए कि कौन था, तो वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग था, ये आपको याद होगा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय कौन था? तो पार्मस्टेन था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, स्वतंत्रता के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था ये पूछा जाएगा तो क्लेमेंट एटली थे। कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। अच्छा, जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे, बताइए। तो आपको तो पता होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था, लेकिन आपको तेज बहादुर सप्रू का भी नाम याद रखना है। बाबा साहब अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ये ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अच्छा, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, क्रम से याद रखेंगे। दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा 1932 में हुआ था। तो ये तीनों आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस याद रखने हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकार यानी कि यहाँ पर फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है। किसकी? फंडामेंटल राइट्स की। और एक होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिसको कि मौलिक कर्तव्य कहते हैं। मौलिक कर्तव्य 11 है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यहाँ मौलिक अधिकार पूछा गया है। देखिए मौलिक अधिकार जो है
ये अभी कितना है, तो अभी 6 है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें तो पहले क्या था, तो मूल रूप से संविधान के भाग 3 में जो है मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत हटा दिया गया था और इसको अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया और कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। तो अब वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं, और ये कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। पहला है समानता या समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेकर के 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक में है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में है। उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो कि आर्टिकल 29-30 में है। और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 32 में है। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में, और इसे कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। चलिए, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध जो है यह है उर्वरक उत्पादन से। अच्छा, बायोडीजल उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये कौन सी क्रांति से संबंधित होगा, तो कृष्ण क्रांति से। कृष्ण क्रांति से मत्स्य उत्पादन ये नीली क्रांति होगा। ठीक है, और मसाला उत्पादन जो होगा ये बादामी क्रांति होगा। तो ये सभी याद रखेंगे। खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था। चंदावर का युद्ध जो है यह हुआ था किसके और किसके बीच में, तो याद रखेंगे चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य हुआ था। मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य हुआ था 1194 में। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। दूसरा 1192 में भी तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भारतीय मूल के बने हैं। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष, इनका नाम है अजय बंगा। इससे पहले डेविड मलपास थे, अब अजय बंगा बन गए हैं विश्व बैंक के नए अध्यक्ष। अच्छा, विश्व बैंक की अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनेंगे। देखिए, विश्व बैंक की स्थापना जो है 1944 में 1944 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है, 1944 में IMF के साथ मिलकर के पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD, ठीक है, IBRD के रूप में जो है इसको स्थापित किया गया था। बाद में IBRD जो है विश्व बैंक बन गया। क्लियर, समझ में आ गया। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। टोटल सदस्य देश इसमें 189 है। भारत भी इसका सदस्य है, याद रखेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्न में से कौन है। देखिए, मिस वर्ल्ड पूछा गया और एक होता है मिस यूनिवर्स। ठीक है, मिस यूनिवर्स होता है और एक यहाँ पर मिस वर्ल्ड होता है। दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं रखना आपको। मिस वर्ल्ड का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला। देखिए, टोटल अब तक कितनी भारतीय महिलाएं ये पुरस्कार जीत चुकी हैं, तो ध्यान रखेंगे टोटल भारतीय महिलाएं जो हैं ये 6 हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड का पुरस्कार जीता है। मिस वर्ल्ड का पुरस्कार टोटल कितने भारतीय महिलाएं ने जीता है, तो 6। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है कि पहला भारतीय महिला कौन थी, तो फ्रेंड्स यह थी रीता फारिया। रीता फारिया 1966 में इन्होंने यह खिताब जीता था। उसके बाद उंगली पर काउंट करिए। रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और मानुषी छिल्लर। ये 6 नाम आपको याद रखना है। अच्छा, मिस यूनिवर्स पूछेगा तो पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, तो ये सुष्मिता सेन है। ठीक है, और मिस यूनिवर्स 3 भारतीय महिलाओं ने जीता है। एक तो सुष्मिता सेन जिन्होंने पहली बार जीता, उसके बाद लारा दत्ता और हरनाद संधू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अब कि कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो कच्चा आम होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए, कच्चे आम, इमली, यहाँ मैं लिखता हूँ इमली, अंगूर। ठीक है, कच्चे आम, इमली, अंगूर, इसमें पाया जाता है टार्टरिक एसिड।
टार्टरिक अम्ल। अच्छा, सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो जितने भी खट्टे जो फल हैं, नींबू, संतरा, इनमें होता है सिट्रिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में और पालक में। पालक में पूछा जाएगा प्रश्न कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रखना ऑक्जेलिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है ये सिरका में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। और लैक्टिक एसिड जो है ये दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी किस देश में है? कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में है। अच्छा, एक ज्वालामुखी और है, इसका नाम है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो, बताएंगे ये कहाँ पर है? तो ये जो ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो, फ्रेंड्स यह चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। ठीक है, याद रखेंगे कोटोपैक्सी कहाँ पर है? तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है और यह एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला में, याद रखना है। ठीक है, चलिए। ओजस डेल सलाडो कहाँ पर है? तो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपक्व होने पर अंडाशय, यहाँ अंडाशय हो गया है, इसको अंडाशय बनाइए। ठीक है, ये बोल करके टाइप किया गया है इसीलिए एरर हुआ है। परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। परिपक्व होने पर अंडाशय जो है यह विकसित हो जाता है फल में। किसमें? फल में। याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं यह SCERT का जो है क्वेश्चन है, डायरेक्टली साइंस के बुक से उठा करके यहाँ पर मैंने पुट कर दिया है। अच्छा, बीजांड से क्या विकसित होता है? बीजांड से क्या विकसित होता है? तो बीजांड से बीज विकसित होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, सेशन लंबा होगा लेकिन आपके लिए लाभप्रद होगा, पूरा सेशन देखिए। देखिए, सियाचिन ग्लेशियर पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला, इसमें ऐड कर लीजिएगा, पहली भारतीय महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? इनका नाम है कौन? तो ये शिवा चौहान बनी है। अच्छा, सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो याद रखना है आपको, सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। कहाँ पर? तो पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम का, ये कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो फ्रेंड्स यह विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, याद रखना है किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। और मनुस्मृति का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद भी विलियम जोन्स ने ही किया है। मनुस्मृति का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने ही किया था। अच्छा, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया। और देखिए, विलियम जोन्स जो हैं, इन्होंने 1784 में याद रखेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। जेम्स अगस्टस हिक्की 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने भारत के पहले अखबार बंगाल गजट की शुरुआत किया था। बंगाल गजट की शुरुआत किया था। ये सारे पॉइंट्स याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। अच्छा, इसमें ध्यान देंगे, इसमें इरविन ने क्या स्वीकार किया था? इरविन ने स्वीकार किया था कि हिंसा के आरोपियों को छोड़ करके बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वाले जितने भी व्यक्ति थे उनको पुनः जो है उस पद पर बहाल किया जाएगा। और आंदोलन के दौरान जितनी भी संपत्तियां जब्त की गई थी उनको वापस की जाई थी। ये इरविन ने स्वीकार किया था। और गांधी जी ने क्या स्वीकार किया था? कि सविनय अज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। गांधी जी पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। ये गांधी जी ने स्वीकार किया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुई थी और इसी में सविनय अज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए गांधी जी ने सहमति जताई थी और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी, हिस्सा लेगी, ऐसा इसमें सहमति बनी थी। ठीक है, इसको दिल्ली समझौता, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे 5 मार्च 1931 को हुआ था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स यह 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डॉक्टरों के द्वारा, अब यहाँ पर देखिएगा, डॉक्टरों के द्वारा आँख, कान, नाक, गले के निरीक्षण करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो दर्पण है इसका नाम है अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। एक है अनहैप्पी इंडिया और एक है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड। अब देखिए अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो अनहैप्पी इंडिया को लिखा है लाला लाजपत राय ने। अच्छा, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को लिखा है किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। अच्छा, नेपाल के नए राष्ट्रपति भी बने हैं, नेपाल के नए प्रधानमंत्री भी बने हैं। नेपाल के अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो ये पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं वर्तमान में, और राष्ट्रपति नए बने हैं रामचंद्र पौडेल। इससे पहले विद्यादेवी भंडारी थी, लेकिन अब कौन बने हैं, रामचंद्र पौडेल बन गए हैं। उसके बाद देखिएगा कि आसियान का 11वां सदस्य देश, आसियान का 11वां सदस्य देश, आसियान के बारे में जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। स्थापना 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता में है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा। चलिए, और 11वां देश जो बन गया है ये बन गया है तिमोर लेस्ते। इसको जो है पूर्वी तिमोर भी कहा जाता है, पूर्वी तिमोर भी कहा जाता है, तिमोर लेस्ते भी आप नाम याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे 24 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ध्यान से पढ़िएगा और ऑप्शन देख करके ही आप समझ जाएंगे कि यह प्रश्न किस बुक से उठाया गया है। देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो कोयले को पीस करके पाउडर बनाना ये नहीं है, कागज़ के बड़े टुकड़ों पर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ये भी नहीं है, कागज़ का जलना, हाँ कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है, कांच की बोतल का टूटना ये भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी रासायनिक परिवर्तन होगा कागज़ का जलना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। अच्छा, अभी जो है 2020 में कहाँ, टोक्यो जापान में किया गया था। 2024 में कहाँ होगा, फ्रांस के पेरिस में। 2028 में कहाँ होगा, तो लॉस एंजलिस अमेरिका में, ठीक है। और 2032 में कहाँ पर होगा, 2032 में होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, NRRI, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये कटक में है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान तो ये कहाँ पर है, ये मनीला में है, फिलीपींस के मनीला शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। VVI क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून के दिन मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ओजोन दिवस याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में किया गया था। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 1992 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूटोपिया के लेखक कौन थे। यूटोपिया को लिखा है किसने, तो थॉमस मोर ने लिखा है। थॉमस मोर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किससे रामसर कन्वेंशन संबंधित है। रामसर कन्वेंशन के बारे में जान लीजिए। देखिए ईरान का एक शहर है कहाँ, रामसर, ठीक है। ईरान के रामसर में 1971 में इस कन्वेंशन पर साइन किया गया था। और भारत ने इस पर साइन कब किया था, भारत ने 1982 में इस पर साइन किया था, ये भी याद रखना आपको। रामसर कन्वेंशन संबंधित है आर्द्र भूमि के संरक्षण से। अच्छा, भारत में अभी वर्तमान में 75 रामसर साइट हैं, 75 रामसर साइट हैं। बिहार का जो कांवर झील है, कांवर लेक है, यह एकमात्र बिहार का रामसर साइट है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन दूरी तय की गई दूरी को मापता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को जो नापता है ये है आपका कौन सा, बताइए, तो ये ओडोमीटर है। अच्छा, अब स्पीडोमीटर में कन्फ्यूजन होगा। तो स्पीडोमीटर क्या करता है, यह वाहन की जो तात्कालिक गति है उसको नापता है और प्रदर्शित करता है। अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई मापता है, अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई मापता है, ठीक है।
तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? देख सकते हैं प्रश्न कैसा है। तो खाद्य श्रृंखला, घास कौन खाएगा? कीट खा जाएगा, कीट को मेढक, मेढक को सर्प और सर्प को गरुड़। तो ये एक यहाँ पर श्रृंखला बन रहा है। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाला एक उत्पाद का नाम क्या है? अब ये उत्पाद पढ़िए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आंसर बताइए। क्यों? क्योंकि ये एससीईआरटी का प्रश्न है और आपने तो कभी पढ़ा ही नहीं एनसीईआरटी एससीईआरटी, आपने तो सिर्फ लूसेंट पढ़ लिया। बताइए। तो फ्रेंड्स ये ह्यूमस होगा। ठीक है, ध्यान रखें क्या होगा? तो यह ह्यूमस होगा। क्लियर? चलिए, उसके बाद देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए इसके बारे में जान लीजिए। इसका स्थापना 1972 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है यह नैरोबी में है, केनिया के नैरोबी में। यहाँ पर देखिए ये हरारे जो है ये जिम्बाब्वे की राजधानी है। ठीक है, सोमालिया मोगादिशु, याद रखना है। क्लियर? चलिए, गोगाबिल झील बिहार के किस जिला में स्थित है? देखिए गोगाबिल जो है यह बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व, और यह जो है कटिहार में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? यह आपको जबान पर एग्जैक्ट याद रखना है। 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार की जनसंख्या अगर पूछेगा तो 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452, ये भी आपको जबान पर याद रखना है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा एक्ट के तहत, शारदा एक्ट के तहत विवाह के लिए लड़की यानी कि जो गर्ल्स हैं उनकी और लड़कों की यानी कि जो बॉयज़ हैं न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 था, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, इसको शारदा एक्ट कहा जाता है। और ये जो शारदा एक्ट पारित हुआ था उस समय लॉर्ड इरविन वायसराय था, और इसमें जो है लड़कियों की उम्र 14 साल रखी गई थी और लड़कों की उम्र 18 साल रखी गई थी। तो 14 और 18 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि साल 1882 में शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए हंटर आयोग का गठन किसने किया था? हंटर आयोग का गठन जो है यह किसने किया था 1882 में? तो ये लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन के समय में, ध्यान दीजिएगा, इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने जो है पहली बार कारखाना अधिनियम पारित किया था। ठीक है, इसने वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो कि क्यूलर प्रेस एक्ट जो कि लॉर्ड लिटन के समय आया था, उसको इसने निरस्त किया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का, या कहीं रहने दीजिए, पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया? तो पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया उदयन ने। किसने? उदयन ने। अच्छा, ये उदयन जो था यह किस वंश का था? तो ये हरेंक वंश का था। प्रश्न बन सकता है, अजातशत्रु का बेटा था। अजातशत्रु किसका बेटा था? तो बिंबिसार का। बिंबिसार जो कि हरेंक वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार के बाद उनका बेटा अजातशत्रु बना, अजातशत्रु के बाद अजातशत्रु का बेटा उदयन बना था। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे कि स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा जो है ये कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है यह राजस्थान में है और यह भगवान शिव को समर्पित है। ध्यान रखेंगे, स्टैचू ऑफ बिलीफ। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहाँ मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। इनका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करके यह सिद्ध करना था कि हिंदू और मुसलमान समुदाय एक साथ नहीं रह सकते हैं, और ये हुआ था कोलकाता में। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पहली बार कोलकाता में मनाया गया और उस समय कोलकाता में भीषण जो है दंगा हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है कि वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? अब देखिए, चिपको आंदोलन जो है ये उत्तराखंड के, अब उत्तराखंड में आता है, चमोली जिले में हुआ था 1973 में, और इसको शुरू किया था चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने। चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है,
ये राज्यपाल होता है, राज्य सरकार का पूछा गया है। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है, तो इसमें से हाइड्रोमीटर है, पनडुब्बी है, पनडुब्बी, ठीक है, पनडुब्बी याद रखेंगे, ये भी है। लैक्टोमीटर जो दूध की शुद्धता मापता है, ये भी है। ओडोमीटर नहीं है, तो ओडोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीवीआई प्रश्न है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार जो है ये है आपका लाल रक्त कणिका, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुलस, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे 46 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है? लघु संविधान कहलाता है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। इसमें व्यापक जो है परिवर्तन किए गए थे इसके माध्यम से संविधान में, इसीलिए इसको लघु संविधान कहा जाता है। इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो हैं इनको मौलिक अधिकारों पर प्रधानता दी गई थी, और भाग 4A के अनुच्छेद 51A में जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ये ध्यान रखना आपको। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि 17वें प्रवासी दिवस 2023 के मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये जो है फ्रेंड्स ये गुयाना के हैं, याद रखेंगे, ठीक है। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष जो है 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? यह इंडेक्स जारी कौन करता है? तो फ्रेंड्स यह जारी करता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा यह जारी किया जाता है। फिनलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है, और सबसे आखिरी में अफगानिस्तान है। सबसे आखिरी में पूछा जाएगा तो अफगानिस्तान है, और पहले नंबर पर फिनलैंड है। फिनलैंड है, ठीक है, याद रखेंगे। भारत का स्थान 126वां है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि क्वाड में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? देखिए क्वाड में भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। क्वाड में 4 देश हैं, ठीक है। इसमें रसिया नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रूस। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इम्फाल राजधानी है। इसका आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताएंगे। हम लोग 50 प्रश्न कवर करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो और फ्रेंड्स आपको देखने में सुविधा हो। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे इम्फाल राजधानी दरअसल है कहाँ की। वीडियो को लाइक करिएगा, सपोर्ट करेंगे तो यह सीरीज़ कंटिन्यू चलता रहेगा। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।